फैक्टर ये जान लीजिए कि जब तक मुस्लिम समाज भाजपा को हराने की नीयत से वोट देगा तो कहीं नहीं जीतेगा। ये जिस दिन जीतने की नीयत से वोट करने लगेगा तो जीतने लगेगा। मुसलमानों को विमर्श करने का मौका दे दिया कि एक बार विचार करो भैया, हम तुम्हारे लिए ठीक नहीं। बीजेपी की चुनावी रणनीति के सामने विपक्षी पार्टियां फेल हैं, और अगर हाँ तो क्यों, आपके हिसाब से क्यों? नहीं, देखिए, बीजेपी जो है एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाती है पार्टियों पर। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां, नेशनल पार्टियां कितने कार्यकर्ताओं को सुनती है, कितने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। उनके पास तो मतलब प्रखंड अध्यक्ष ही नहीं होता है आज की तारीख में। वार्ड और बूथ तो छोड़ दीजिए, भाजपा के पास तो पन्ना अध्यक्ष है। देखिए, बिहार चुनाव की बड़ी चर्चा हुई साहब जी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की भी चर्चा होती थी, नीतीश कुमार की बात होती थी। इस बार तेजस्वी बड़े अटैकिंग मोड में आ रहे थे, राहुल गांधी एकदम अग्रेसिव थे, वोट चोरी कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने जिस शांति के साथ चुनाव लड़ा नीतीश कुमार के साथ मिलकर, कहीं ना कहीं उसका असर नजर आया। और असर ऐसा नजर आया कि बिहार की जनता ने एक तरीके से सुनामी ला दी। 202 सीटें, सोचेगा, तेजस्वी पूरी तरीके से खत्म कर दिए, राहुल गांधी तो बिल्कुल खत्म हो गए। आप बिहार के चुनाव को, क्योंकि नीतीश कुमार की जीत अब हो चुकी है, आप अब उसको अगर देखते हैं, जीत को किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह रही आपके हिसाब से नीतीश कुमार की जीत की? देखिए, इसमें बहुत सारी वजह हैं जो एनडीए को बड़ी बहुमत मिली। जी, पहला वजह यह कि बिहार में जो महागठबंधन थी, ठीक है, चाहे लेफ्ट पार्टियों से हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सहनी हो, चाहे तेजस्वी हो, ये लोग एक दूसरे में खुद ही एडजस्ट नहीं कर पाए। बिहार के 12 ऐसे असेंबली में ये एक दूसरे के खिलाफ खुद लड़ रहे थे चुनाव। इसका एक इम्पैक्ट पड़ा। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दिए आप, और पूरा एकदम हर मन से एकदम भैया हम डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये मुसलमानों में इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि भैया हमारी एक बड़ी, क्योंकि एमआईएम जो है सीमांचल में पांव फैला चुकी है। इससे पहले भी 5 सीटें जीती, अभी भी परिणाम देख लीजिए आप। तो एमआईएम के लोगों ने इस चीज को, खास करके असद साहब ने इस चीज को उठाया कि भैया वो देखो 2% वाला बोलता है कि हम डिप्टी सीएम और घोषणा कर दे रहा है, और तुम 18% है, तुम दरी बिछाओगे। तो सीमांचल के खासकर मुसलमानों में ये लगा कि नहीं भाई, यहां तो कुछ गलत हो रहा है। तो ये भी एक फैक्टर था। और सबसे बड़ा फैक्टर बिहार चुनाव में वो नीतीश कुमार का 10,000 रुपया था। वो 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजना, और एक लालच पैदा रहा महिलाओं के अंदर कि भैया अगर एनडीए सरकार नहीं आई तो अगली बार जो है 2 लाख रुपया जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा बिहार बहुत पिछड़ा इलाका है। 10,000 रुपया उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है हमारे यहाँ के महिलाओं के लिए, लोगों के लिए, परिवारों के लिए। तो 10,000 बहुत बड़ा फैक्टर है। हम बोलते हैं 10,000 बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है उसका। और मुसलमानों का वोट का जो बिखराव हुआ है बिहार में, वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी इसमें फैक्टर है, और तेजस्वी यादव खुद जिम्मेदार है इस चीज़ की। अगर ढोल बजा करके आप एमआईएम गए, उसके दरवाजे पहुंची थी कि भैया हमको 6 सीटें दे दो, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, जगा रहे हैं तुमको। लेकिन ये चीज़ें, ये सब भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मुसलमानों के अंदर। अच्छा, आपने 2 चीजें बड़ी दिलचस्प बोली। मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनाना, क्या आपको लगता है कि अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम ना बनाया जाता, किसी दूसरे या फिर मुस्लिम समुदाय का कोई इंसान होता, तो शायद बदलाव होता? और अगर असदुद्दीन ओवैसी शामिल होते तो क्या बदलाव होता? आप दोनों कैसे देखते? नहीं, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी शामिल होते तो मुस्लिम वोटों का बिखराव तो नहीं होता। मुस्लिम वोट एक तरफा हमेशा पड़ा है। मुस्लिम तो मतलब भाजपा को हराने के लिए हमारे बिहार में लोग वोट करते कि भाजपा को जो हराएगा हम उसके साथ है। लेकिन खास करके हमारे सीमांचल में ऐसा नहीं था। सीमांचल में जहां जहां भी एमआईएम के कैंडिडेट थे, लोगों ने कहा कि कोई जीते कोई हारे, हमको उससे बहस नहीं है, हमको वोट देना है एमआईएम को देना है, ओवैसी को ही वोट देना है। तो एक फैक्टर ये जान लीजिए कि जब तक मुस्लिम समाज भाजपा को हराने की नीयत से वोट देगा तो कहीं नहीं जीतेगा। ये जिस दिन जीतने की नीयत से वोट करने लगेगा तो जीतने लगेगा। आप मान लीजिए सीमांचल की ही बात कर रहे हैं, तो सीमांचल में देखिए, हम सीमांचल में अगर आप देखेंगे तो हमको लगता है कि एमआईएम ने महागठबंधन को पूरी तरह से डेंट किया है, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कोई है तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को विमर्श करने का मौका दे दिया कि एक बार विचार करो भैया, हम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। मतलब इस चुनाव के बाद ये साफ तौर पर संकेत आप समझ रहे हैं कि मुसलमान अब तेजस्वी यादव से अलग कुछ सोचने लगे? सोच रहे हैं, वो नतीजा दिख रहा है ना आपको, नतीजा तो दिख ही रहा है। हमको मेरा परसेप्शन था कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम खुद एक असेंबली के चुनाव में थे, तो बिहार चुनाव को नजदीक से हम देख, क्षेत्र तो जान नहीं रहे थे, खुद इन्वॉल्व थे, तो हमको नहीं लगा था कि इस तरह का होगा मामला। लेकिन खुद जिस असेंबली से हम चुनाव लड़ रहे थे, लोगों में ये था, खास करके मुस्लिम समाज में ये था कि अगर आप एमआईएम से चुनाव लड़ते
तो फिर हम लोग जो है एक तरफा आपको वोट करते हैं। ऐसा हमारे असेंबली में था, तो हमको लगा कि भाई कुछ तो बड़ा असर होगा। हमको लगा इस बार 5 सीट है ना, अगली बार संख्या और बढ़ेगी और बढ़ेगी। बढ़ेगी। अच्छा देखिए, आपने महिलाओं का जिक्र किया, 10,000 रुपये का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि अब देश की महिला मतलब इस तरीके की योजनाओं के बारे में, घोषणाओं के बारे में सोचने लगी है? अगर सरकारें घोषणा करती हैं तो मतलब महिलाओं का रुख बदलता है? बदलता है। खास करके देखिए, हम इतना जानते हैं कि अब इससे एक बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है कि काम करो चाहे कुछ नहीं करो, जितना लूट खसोट कर लो, सारे भ्रष्ट पदाधिकारियों को आप थाना ब्लॉक अंचल में बैठा दो, और चुनाव के वक्त आए तो इसी तरह का कोई योजना लेकर के चले आओ, आपको वोट पड़ जाएंगे। योजनाएं तो तेजस्वी यादव भी लाए थे। नहीं, कहाँ लाए थे वो, क्या लाए थे? उन्होंने तो बड़े ऐलान किए थे। ऐलान से नहीं, आपने दिया, आपने दे दिया, वो तो दे नहीं पाए, वो घोषणा करती है कि भैया हम ये करेंगे। भैया आप जो प्रेजेंट में हमको दे दिया, सरकार होने का यही तो बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप सरकार में है तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर हो जाता है चुनाव में, वो सहयोग के तौर पे काम करने लगता है सरकारों का। तो भाई बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, खास करके चुनावों में। लोग आज 10,000 रुपया दिए हैं, होगा अगली बार 1,00,000 रुपया हो जाएगा लोगों को पहुंचा देना। इसके बाद अभी देख लीजिए आप, थाना ब्लॉक अंचल में रिश्वतखोरी की संख्या और बढ़ गई है। बिहार में जो है पूरी तरह से थाना ब्लॉक अंचल में कहीं भी चले जाइएगा, एक FIR कराने के लिए 5 से 10,000 रुपया लगते हैं। अच्छा देखिए, चुनाव को आपने नज़दीक से देखा क्योंकि आप लड़े हैं। मैं पिछले कुछ चुनावों को अगर देखूं, आप महाराष्ट्र की बात करिए, हरियाणा की बात करिए, यूपी की बात करिए, आप राजस्थान की बात करिए, आप MP की बात करिए, एक स्टेट की नहीं, मैं कई सारे स्टेट आपको इसलिए गिनवा रहा हूँ ताकि आपको चुनाव की रणनीति का तौर पर पता चले। आपको क्या लगता है कि आज बीजेपी की चुनावी रणनीति के सामने विपक्षी पार्टियां फेल हैं, और अगर हाँ तो क्यों, आपके हिसाब से क्यों? नहीं, देखिए, बीजेपी जो है एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाती है पार्टियों पर। मतलब वो इतना बज बना देती है। अब मान लीजिए अमित शाह जैसे लोग कितना माइक्रो लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं, कार्यकर्ताओं के सुनते हैं, और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां, नेशनल पार्टियां कितने कार्यकर्ताओं को सुनती है, कितने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। जो उनके स्क्रीनिंग कमेटी के लोग होते हैं, उनको बिहार चुनाव में जब आते हैं या किसी भी जहाँ जाते हैं तो शुरू में तो बोलते हैं भैया हम जो है रेस में जो है अब बाराती वाला घोड़ा को नहीं रखेंगे, रेस का घोड़ा को रखेंगे, उसी लोगों को दौड़ाएंगे। लेकिन जब टिकट बांटने की बात होती है तो वही विकलांग जो 80 साल के बूढ़े हैं फिर उसी को टिकट दे देती है। जो कहीं देख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उन्हीं को टिकट दे देते हैं। नए खास करके युवा लोगों को जो है दरकिनार कर दिया जाता है। तो भाजपा के सामने जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो चाहे RJD हो, खासकर बिहार की बात कीजिएगा, तो एक साइकोलॉजिकल दबाव महसूस करती है, और यही दबाव का नतीजा है कि वो नतीजा उनके पक्ष में नहीं होता है। ये बहुत तरीके से बहुत मशीनरी काम करती है भाजपा का, और बहुत माइक्रो लेवल पर चुनाव लड़ती है वो। आपको एक किस्सा बताते हैं। हम छात्र चुनाव लड़ रहे थे, उस समय पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी थी, उससे हम कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे। तो ABVP भी सामने थी, छात्र JDU भी सामने थी, RJD भी सामने थी, और हम भी सामने थे, NSUI भी सामने थी। तो वहाँ 2 बार चुनाव हुआ था। एक बार तो बूथ लूट लिया गया था, चुनाव हम लड़ रहे थे कॉलेज प्रेसिडेंट का, तो सारे देखा कि चुनाव सैफ अली खान जीत जाएगा, तो सारे दल एक साथ होकर के बूथ लूट लिए, चुनाव रद्द हो गया। अगली तारीख जब हुआ तो अभी जो भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी तो नए बन गए हैं, दिलीप जायसवाल जी, वो आदमी तक कैंप करने चले आए। MLC थे, किशनगंज के रहने वाले हैं वो कैंप करने चले आए छात्र चुनाव में। तो आप सोचिए कि एक छोटा सा चुनाव भाजपा इतनी आसानी से नहीं हारने वाली है। वो मैदान में इतने बड़े नेता उतर जाते हैं कन्विंस करने के लिए, रिसोर्सेस उपलब्ध कराने के लिए। तो आप समझिए इन चीज़ों को, ये वो नहीं कर सकती, वो कांग्रेस नहीं कर सकती, ये चीज़ RJD नहीं कर सकती है, ये चीज़ सपा नहीं कर सकती है, कोई नहीं कर सकती। इतने माइक्रो लेवल पर जाकर चुनाव लड़ती ही नहीं है ये लोग। जिस दिन ये लोग माइक्रो लेवल पर चुनाव लड़ने लगेंगे, माइक्रो लेवल पर कार्यकर्ताओं के सुनने लगेंगे, आप पंचायत अध्यक्ष के सुनने लगेंगे, वार्ड अध्यक्ष के सुनने लगेंगे, बूथ अध्यक्ष के सुनने लगेंगे। इनके पास तो मतलब प्रखंड अध्यक्ष ही नहीं होता है आज की तारीख में। वार्ड और बूथ तो छोड़ दीजिए, भाजपा के पास तो पन्ना अध्यक्ष है, और पन्ना अध्यक्ष का हम तो लगता है कि 10 वोटर पे कोई अध्यक्ष बना देते हैं ये लोग। इनके बहुत सारे विंग है। तो इतने बड़े रिसोर्स के सामने अगर आप के नियत भी ठीक नहीं हो, ये लोग का नियत भी ठीक नहीं होता है चुनाव में। अगर इनका नियत ठीक हो कि नहीं कार्यकर्ताओं को तरजीह देना है, कार्यकर्ताओं को टिकट देना है,
ये नहीं देखना है कि उसके पास कितना साधन है, संसाधन है, तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। आप देखिए ना, लोग बोलते हैं कि सड़क से नहीं फिल्मों में डालोगे, सड़क से बना उठाकर स्टार बना देंगे। भाजपा वही करती है, ये उसकी खासियत है। और आप भले उसके विचारधारा से सहमत नहीं हो, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उन पर तो आपको विमर्श करना पड़ेगा। अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, आपका मुकाबला उन्हीं से तो है, लेकिन आप इसमें विमर्श भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। आप जब हारते हैं तो इसका ठिकड़ा उसके सर, उसका ठिकड़ा उसके सर फोड़ने में लगते हैं। आप समीक्षा नहीं करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं से कहाँ, हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं पूछा गया। चुनाव के बाद फिर पूछिएगा, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तब नहीं है। जैसे अभी बिहार चुनाव में बोला गया कि कांग्रेस में जो भी जिला अध्यक्ष होगा बगैर उनसे पूछे किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। उनकी बड़ी भूमिका होगी टिकट में। आप किसी भी बिहार के किसी भी जिला अध्यक्ष को फोन करके पूछ लीजिए, आपके जानने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। ये बस एक चोचला होता है कि भैया तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे। करते यही 2-4 लोग हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी में होते हैं। भैया 2 करोड़ तुम्हारे पास है, 4 करोड़ तुम्हारे पास है, इस तरह का खेल है। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं, ऑडियो वायरल हुए हैं, सुने होंगे आप भी बिहार चुनाव में। तो भैया कैसे ये लोग जीते? तो क्या अब आपको ये लगता है कि क्योंकि तेजस्वी को बड़ा झटका है, पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार अपने दम पर ऐसा, और बड़े जोश के साथ मैदान पर आए थे, दोनों भाइयों में फटाव भी सामने आया। बिहार के आप रहने वाले हैं, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि तेजस्वी का सपना कभी पूरा हो पाएगा सीएम बनने का? और लालू परिवार की लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उसका पारिवारिक मामला है, और परिवार छोटा हो बड़ा हो, राजनीतिक परिवार हो चाहे एक आम लोग हो, वो चीज़ें चलती रहती है ना, वो अलग चीज़ें हैं, वो अलग वे है। लेकिन राजनीतिक रूप से ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं या फिर राजनीति में वो फिनिश्ड हो गए। राजनीति में कोई कहीं फिनिश्ड होता नहीं है, कभी कोई फिनिश्ड नहीं होता है सर। तो हमको लगता है कि ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, बनेंगे, जरूर बनेंगे, लेकिन कम से कम उन चीज़ों को समझना पड़ेगा जो भाजपा समझती है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। वो चीज़ उसके अंदर आ जाएगी, तेजस्वी के अंदर आ जाएगी, उस पार्टी के अंदर आ जाएगी, तो चीज़ें बदल जाएगी।